ओके सो हेलो एवरीवन और फिर चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस थर्मोकेमिस्ट्री की। और बात ही करेंगे लास्ट लेक्चर में जो हमने कुछ थ्योरी पढ़ी थी उसके न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम सबसे पहले लिखते हैं, प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। दिस इज द प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स आपके नीट में आ चुका है, रिपीट किया जा चुका है। उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। द हीट ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन, सब लोग लिखेंगे द हीट ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, द हीट ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलोजूल पर मोल। फाइंड आउट हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या है आपके पास, क्या है, हीट ऑफ कम्बशन गिवन है कार्बन का। ठीक है, हीट ऑफ कम्बशन गिवन है आपको, हीट ऑफ कम्बशन गिवन है एंड दिस इज गिवन डेल्टा HC गिवन है आपका, क्या है, दिस इज -393 करेक्ट 0.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, सो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज हीट ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन। सो जैसे ये इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको क्या समझ में आना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस डिपिक्ट्स दिस पार्टिकुलर रिएक्शन कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू क्या, दिस इज इन गैसियस फॉर्म गिविंग यू CO2 गैस। सो क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन का कम्बशन हो रहा है, दैट्स वाई आपका डेल्टा HC गिवन है। क्लियर, ठीक है। सो 1 मोल कार्बन, इसका मतलब क्या है, 1 मोल कार्बन का मतलब क्या है बताइए। 1 मोल ऑफ कार्बन मीन्स 12 ग्राम। सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन का क्या कर रहे हो आप, हीट ऑफ कम्बशन निकाल के बैठे हुए हो। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड आउट हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2। सो वेरी सिंपल, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आपके पास 35.2 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा तो हीट रिलीज क्या होगा। वेरी सिंपल, अभी क्या है, जब 1 मोल कार्बन जलता है, कंबशन होता है, तो कितने आपके CO2 बन रहे हैं, 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ठीक है। इस प्रॉपर रिएक्शन में आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जब 1 मोल CO2 बनता है तो हीट रिलीज कितना होता है, 393। क्लियर, ओके। सो जब 1 मोल CO2 फॉर्म होता है, सो -393 किलोजूल हीट ट्रांसफर किया जाता है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन 35.2। सो आई विल गिव यू, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस। वेरी, इसलिए मैं बोलता हूं कि आपके जो प्रीवियस ईयर है काफी आसान होते हैं। ऑप्शंस आर वेरी सिंपल। सी +315, दिस इज +315, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, option C is plus, I think +3, this is all are in kilojoule, this is -315 and this option is I think 600 something, this is 630, this is 630। अब आपके पास क्या है, कैलकुलेशन कितना कम है इसको देखिए। क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 जब फॉर्म होता है, सो -393 किलोजूल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर, तो अगर आपका 35.2 ग्राम ऑफ CO2 को फॉर्म करना है तो सिंपल सी बात है कि दिस इज द मोलार मास ऑफ CO2 44 ग्राम। जब 44 ग्राम ऑफ CO2 का फॉर्मेशन होता है तो दिस मच एनर्जी रिलीज होती है। जब 35.2, व्हाट इज 35.2, दिस इज लेस देन 44। क्लियर, लेस देन 44, इट मींस कि 35.2 डिवाइडेड बाय 44, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल में दिस मच एनर्जी, तो 1 से थोड़ा सा कम मोल में 393 से थोड़ा सा कम एनर्जी रिलीज होगी। ऑप्शन के पास जाएंगे, ये बहुत ज्यादा है, नहीं होगा।
ये पॉजिटिव है, नहीं होगा, एनर्जी तो रिलीज ही होनी है। ये भाई साहब कितना कम है, 3.15 किलो जूल कैसे हो सकता है? इसके देखिए सीधा इसका 10 से आपने इसको भाग दे दिया, ऐसा लग रहा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है। दिस विल बी कमिंग अराउंड 8.8 के आसपास आ रहा, ठीक है। सो क्या है, 393 से कम वैल्यू, मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, मैंने देखा कि 393 से जो कम वैल्यू हो उसको चूज करेंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये बता रहा है कि एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन की बातें करना चाहता है। एंडोथर्मिक थोड़ी है भैया, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑलरेडी गिवन है माइनस, रिएक्शन सेम है, अमाउंट ऑफ CO2 कम बन रहा है, करेक्ट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कम लिबरेट होगा, तो अमाउंट पॉजिटिव है, ये तो गया। अमाउंट बहुत ज्यादा डबल हो गया ऑलमोस्ट, नहीं, ये बहुत ज्यादा ही कम है 3.15, ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 393 से थोड़ा सा कम वैल्यू है, ठीक है। तो आप चाहो तो कैलकुलेशन करो, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज अंडरस्टैंड आपको एग्जाम में आपको आपके पास जो है चूज करने की एबिलिटी, आपको जज करने की एबिलिटी आपको अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको समझ आए। ओके, अगला प्रश्न बनाएंगे, सारे लोग लिखते हैं। हीट ऑफ कंबशन डेल्टा H फॉर कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस and methane gas are given -94, -68 and -213 kilocalorie per mole. So delta Hc, again solving the problem, delta Hc is for carbon solid, this is minus of 94 minus 94, then delta Hc for hydrogen gas is -63 -68, sorry, -68, this is kilocalorie per mole, this is kilocalorie per mole, and delta Hc for methane gas is -213 kilocalorie per mole. Okay, so these three information given. Then find out delta H, heat of reaction for the reaction, given reaction, क्या reaction है, कार्बन सॉलिड प्लस क्या है 2H2 गैस गिविंग यू CH4, और यू कैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्या फॉर्म हो रहा है, अपने एलिमेंटल फॉर्म से फॉर्म हो रहा है मीथेन, तो आप बोल सकते हो हीट ऑफ फॉर्मेशन। सो फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस पार्टिकुलर रिएक्शन। सो हमने हेसेस लॉ किया था, अगर आपको याद हो, हेसेस लॉ का यूज किया था, तो हम लोग हेसेस लॉ का यूज करके यहाँ पे इस पार्टिकुलर रिएक्शन को पता करेंगे। तो ये दिस आर द कंबशन रिएक्शन, तो इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं। कंबशन रिएक्शन का मतलब है कि दैट पार्टिकुलर रिएक्शन क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 + H2 बनाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने वाला है उसका ना, ओके। सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, हीट लिबरेट होता है, दैट इज द कंबशन रिएक्शन, और आपका फ्यूल काम करता है, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाना चाहिए। सो इस रिएक्शन को लिखते हैं। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू CO2, दिस इज डेल्टा H1, क्लियर। देन इसको लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन giving you H2O, balance please, putting 2 here, balance, okay. This is delta H2, so I'm writing 2, then this is CH4, so CH4 plus O2, so CO2 plus H2O, delta H3, so रिएक्शन बैलेंस, एक कार्बन ठीक है, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, सो 2 + 2 4/2, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। अब हमें क्या करना है, ये रिएक्शन पता करना है कैसे। कार्बन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, इस रिएक्शन को देखिए, कार्बन सॉलिड, सो ये हमारा एक ही कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि इस रिएक्शन को एज इट इज लिखा जा सकता है। आगे हमारे पास 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, वो भी लेफ्ट हैंड साइड। अगले रिएक्शन में गए, 2 हाइड्रोजन तो है, लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि इस रिएक्शन को एज इट इज उठाया जा सकता है। ये हो गया, इसके पास आएंगे, हमारे पास 1 मोल ऑफ मीथेन होना चाहिए, बट वो हमारे राइट हैंड साइड में आना चाहिए।
मीथेन है नहीं है, मीथेन है नहीं है, मीथेन है जी हाँ है, बट द मीथेन इज इन लेफ्ट हैंड साइड, सो आवर ड्यूटी इज टू मेक something so that this methane will come to your right hand side. What you can do, either you can subtract it or reverse the reaction and add it. Simple. So what I am going to do is I am going to reverse the reaction or I am just subtracting it. Both are same. आप रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट कीजिए या रिवर्स कीजिए, बात तो बड़ा। सो जैसे जैसे हमने क्या किया, रिएक्शन 1 को ऐड किया है, रिएक्शन 2 को ऐड किया है और रिएक्शन 3 को सब्सट्रैक्ट किया है, सेम थिंग विल बी अप्लाइंग, वो सेम का सेम इसकी एंथैल्पी के साथ अप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H फॉर दिस इज इक्वल टू, यही तो है इन सारे का समीशन। सो क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस ऑफ डेल्टा H3। सो दिस यू कैन गेट फ्रॉम हियर। ओके, तो इस तरीके से आप आराम से, आप देख रहे हो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने आसान आते हैं, बस आपके पास कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए और प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, तो आप आराम से नीट के प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हो, कोई भी गूढ़ रहस्य नहीं छुपा है। क्लियर? ओके, तो ठीक है, इसकी बातें हमने कर ली, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर हम अगले एंथैल्पी की बात करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे आप नोट कीजिए। ओके, सो अब बात करने जाते हैं हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की। हाइड्रोजनेशन का नाम तो सुना ही होगा, हैं? सुना है ना हाइड्रोजनेशन का नाम? ऑर्गेनिक में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का यूज करते हैं हम लोग, क्या अल्कीन या अल्काइन की स्टेबिलिटी बताने के लिए, हैं? याद होगा आपको, उसकी बात करेंगे। चलिए, सो हम लोग बात करने जा रहे हैं एंथैल्पी हाइड्रोजनेशन। ओके, सो आप लोग बताएंगे एग्जैक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, क्या प्रोसेस है? क्या आपके नॉर्मल लाइफ में हाइड्रोजनेशन नाम की चीजें दिखती हैं? ओके, सो क्या है ना कि आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, वनस्पति घी। वनस्पति घी कहाँ से बनता है, कैसे बनता है? दैट इज द डालडा, यू नो डालडा, दैट इज द वनस्पति घी। इन योर एडवर्ट्स में यू विल बी सीइंग ऑन टीवी। सो क्या है हाइड्रोजनेशन? आप देखोगे कि दैट पार्टिकुलर रिएक्शन वनस्पति घी कैसे, दिस इज वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में क्या करते हो, H2 हाइड्रोजन ऐड करते हो, किसके प्रेजेंस में? निकल, जनरल निकल मेटल होता है, निकल के प्रेजेंस, जनरली निकल यूज करते हैं, निकल के प्रेजेंस में जब इसका यूज करते हो तो ये क्या बन जाता है, आपका डालडा बन जाता है, आपको वनस्पति घी बोलते हो। ठीक है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड होता है, ये क्या होता है, सैचुरेटेड। देखिए ऐसा है, सैचुरेटेड फैट्स आर अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी। पर क्या है, हम लोग इंडिया के लोग हैं तो आपको पता है इंडिया में मोटे मोटे लोग पाए जाते हैं, क्यों? सब खाते पीते घर के होते हैं, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है फैट में, कौन सा फैट है, क्या ही है, कैसा भी फैट है, मस्त आराम से अनसैचुरेटेड फैट खा लेते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, सैचुरेटेड फैट उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको बस दे दो वो खा लेते हैं, ठीक है। ओके, खाते पीते घर के लोग होते हैं। ओके, तो नहीं एग्जैक्टली मैं बात बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। जब आप अनसैचुरेटेड फैट जो होता है हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, पर अगर आप सैचुरेटेड फैट की बात करते हो तो सैचुरेटेड फैट कुछ अमाउंट तक तो ठीक है, पर जैसे ही आपने अमाउंट सैचुरेटेड फैट्स का लेना शुरू किया ज़्यादा तो क्या होगा, वो एडवर्स इफेक्ट आपके बॉडी। चलिए ये सब बात तो आपके मतलब काम की नहीं है, यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, जब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो क्या है ना कि जब आप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हो तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है उसमें हाइड्रोजनेशन में मतलब है कि आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। हाइड्रोजन ऐड कहाँ पे करोगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अब सर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक में पढ़ रखा है हमने, हम तो ज्ञानवान हैं, चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये कार्बन है,
1 2 3 4, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ओके, अब मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई और ग्रुप ऐड कीजिए, कोई हाइड्रोजन मेरा मन है आप इस कार्बन में हाइड्रोजन ऐड कीजिए, तो आप बोलोगे सर जी नहीं पॉसिबल नहीं है, कार्बन के 4 ही हाथ होते हैं और चारों के चारों भरे हुए हैं। सो कार्बन इज मतलब पूरा सैचुरेट हो चुका है भैया, उसके पास कोई रूम खाली नहीं है। कट, वेरी सिंपल। सो कार्बन के पास कोई रूम खाली नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि जब कार्बन के सारे वैलेंसी पूरी है, सारे 4 के 4 बॉन्ड बना रखा है बंदा, सिंगल बॉन्ड ही बना रखा है, दैट मीन्स कि कार्बन इज फॉर्मिंग अ सैचुरेटेड कंपाउंड। पर अगर आप इसकी बात करो, डबल बॉन्ड R1 डाल दिया, यहाँ R2 डाल दिया, यहाँ R3 डाल दिया और यहाँ पर R4 डाल दिया। अब मैं बोलूँ कि भैया क्या अगर इस हाइड्रोजन को उठा के हम लाएं, क्या ये हाइड्रोजन इस कार्बन से ऐड हो सकता है? तो आप बोलोगे जी सर क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो क्या होगा, पाई बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे हाइड्रोजन आया है। तो अगर मैंने H+ की बात की, H+ यहाँ पे पॉजिटिव नेचर है, क्या होगा आपको पता है, पोलराइज होता है। ये सर दुनिया भर की चीज आपको पता है, हम फिर से थोड़ा सा ऑर्गेनिक थोड़ा सा मजे के लिए पढ़ते थे। क्या होगा, ये आपका कार्बन है, आपको पता है कि ये पोलराइज हो सकता है किसी भी तरफ, किसी भी तरफ पोलराइज हो। इसका मन क्या है, दूसरे ग्रुप्स भी इसको अफेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर उधर हिलता हुआ पाई इलेक्ट्रॉन्स में से इधर उधर हिलता हुआ इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फॉर्मली कार्बन के साथ बॉन्डेड नहीं होता। दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड। तो क्या पाई हिल रहा है, ठीक है, इसको कोई भी आएगा इसके पैसे को छीन के भाग जाएगा। सिग्मा बॉन्ड्स वेरी फॉर्मली है, पैसे को पॉकेट के अंदर अंदर वाले पॉकेट में रखा हुआ है ठीक है, ओके। तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स रीडली अवेलेबल होता है। तो जैसे ही ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन बोलेगा भैया रुको जरा, मैं अवेलेबल हूं, यू कैन मेक बॉन्ड हियर। तो क्या करेंगे, चलो इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो जाएगा किसी एक तरफ, डिपेंड करता है कौन से ग्रुप जुड़े हैं, डिपेंड करता है कि इनकमिंग ग्रुप क्या है, एंड सो ऑन। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, फिर क्या होगा, 1 2 3 4, 4 डॉट्स 4 मार्क्स, प्लीज अंडरस्टैंड। सो ये क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो भी नेगेटिव है, मे बी H नेगेटिव, मे बी क्लोराइड नेगेटिव, मे बी फ्लोराइड नेगेटिव, मे बी अनदर नेगेटिव, मे बी अमोनिया, मे बी एनीथिंग, मे बी नेगेटिव स्पेसिस यहाँ पे आके इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं किस बात से व्हाट आई एम इंटरेस्टेड हियर, कि आप इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ जोड़ पा रहे हो, यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर एबल टू ऐड वन ऑफ द हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन टू द कार्बन हियर। क्लियर, ठीक है। तो हियर इज द पॉसिबिलिटी कि आप इस हाइड्रोजन को जोड़ पा रहे हो। तो ये कार्बन आपका सैचुरेटेड नहीं है, कार्बन आपका सैचुरेटेड नहीं है, परिपूर्ण नहीं हुआ है, इसके पास पॉसिबिलिटी है एडिशन की। तो क्या है कि ये आपका अनसैचुरेटेड है, ये आपका सैचुरेटेड है। सिमिलरली आपका अल्काइंस, ठीक है, अल्काइंस, ठीक। तो आपको जो हीट ऑफ जो हाइड्रोजीनेशन है या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजीनेशन है, वो आपके इस अल्कीन की स्टेबिलिटी भी बताता है। आपने देखा भी, आपने तो पढ़ा भी होगा कि जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे, बेसिक ऑर्गेनिक जब पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि इनको अरेंज कीजिए स्टेबिलिटी ऑर्डर में, तो आपका इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजीनेशन हेल्प करता है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि जिसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजीनेशन कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, यही होता है ना। समझिए कैसे, यहां पे आपके पास कोई अनसैचुरेटेड अल्कीन है, दैट कैन बी स्टेबल, then can be less stable, then can be more stable, that can be less stable, okay। so क्या होगा, जब वो बनता बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, आपको पता है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो क्या है, क्योंकि बंदा स्टेबल और स्टेबल बन रहा है, तो जो ऑलरेडी स्टेबल है वो बॉन्ड फॉर्म और कितना ही स्टेबल बनेगा, तो एनर्जी रिलीज कम होगी, एनर्जी रिलीज कम होगी।
ठीक है, तो जो स्टेबल अल्कीन है वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बाद कम एनर्जी रिलीज करेगी। व्हाट डज इट मीन? जो स्टेबल अल्कीन है वो क्या करेगा, वो एंथैल्पी या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका कम होगा। जो अनस्टेबल अल्कीन है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन ऐड होने के बाद, बॉन्ड फॉर्म होने के बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या बताता है, आपके इस अल्कीन की स्टेबिलिटी बताता है। पहले तो आप हीट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का स्टेटमेंट लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज, सारे लोग, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of unsaturated hydrocarbon, 1 mole of unsaturated hydrocarbon is converted into a saturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon by addition of hydrogen, by addition of hydrogen is called enthalpy of hydrogenation, is called enthalpy of हाइड्रोजनेशन। समझ में? ठीक। सो वही बात मैंने की, जो जितना स्टेबल होगा वो ऑलरेडी स्टेबल है। जो बंदा ज्यादा स्टेबल होगा उसको हाइड्रोजन ऐड करने पर और क्या ही स्टेबिलिटी मिलने वाली, तो वो रेसिस्ट करेगा, तो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। तो क्या है कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी। जो अनस्टेबल अल्कीन है वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रदान मिलेगी उसे, स्टेबिलिटी प्रदान की जाएगी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेगा। एंड दैट्स व्हाई अनसैचुरेटेड जो आपके अनस्टेबल अल्कीन्स होते हैं उनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलिए या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलिए, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि stable alkene, they will have less or low enthalpy or heat of hydrogenation. Then less stable, let's write it more now. So less stable alkene will have high heat of हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसमें बेसिक प्रॉब्लम आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। यूजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन आप उसके एंथैल्पी को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो चलिए एक प्रॉब्लम लिखेंगे सारे लोग कि अरेंज द फॉलोइंग अल्कीन in increasing order of their heat of hydrogenation, ठीक है। सो पहला लिखिए इथीन, प्रोपेन, थर्ड सिस टू ब्यूटीन, फोर्थ ट्रांस टू ब्यूटीन, फिफ्थ 2-methyl ब्यूटीन, सिक्स्थ 2,3 dimethyl 2-butene, 2,3 dimethyl 2-butene। ओके, सो आपके पास हैं कार्बन हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन्स हैं, तो उसका आपको ऑर्डर लिखना है। तो चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला लिखा जाए, आप लोग का हेल्प किया जाए। पहला है इथीन, सो इथीन का मतलब है दिस इज 2 कार्बन, इसका मतलब 2, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। Okay, so we have drawn ethene, then propene मतलब हाइड्रोजन here, CH3, propene, clear? Then what was that? We have cis 2-butene, cis का मतलब क्या होता है, एक साइड, हाँ, so we are going to draw that C डबल बॉन्ड C, एक साइड ही होना चाहिए दोनों CH3, एंड दैट इज कॉल्ड आपका सिस, स्टेरिक हिंड्रेंस। देन ट्रांस का मतलब है दोनों के दोनों अलग साइड होंगे, अपोजिट होंगे।
Clear? So we have drawn ethene, propene, butene, butene. Then what do we have? 2-methyl-butene. So 2-methyl-butene. So this is your butene and this is 2-methyl. You can write, you are very parangat in writing IUPAC nomenclature. I am not bothering about that. And this is 2,3 dimethyl. So C double bond C, CH3 here, CH3 here, then CH3 here, CH3 here. Okay. So अब बहुत ही सिंपल है, इनके इंथैल्पी के आधार पे इनको आपको क्या करना है. दिस इज 1 2 3 4 5 6. आपको क्या करना है, इसके इंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच के ऑर्डर में, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना. कैसे करेंगे अरेंज? सारे लोग थोड़ा सा दिमाग में कैसे बताएंगे कि कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा अल्कीन कम स्टेबल है. तो हमें पता है देयर आर सम क्या है, आपके पास टूल्स हैं जो स्टेबिलिटी बताते हैं. आपके पास क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, फिर क्या इंडक्टिव इफेक्ट है, फिर आपको स्टेबिलिटी, सो ऑन बहुत सारे. सो हमें से याद रखें RHI रेजोनेंस पहले देखेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, फिर इंडक्टिव सबसे छोटा बच्चा है. ओके, रेजोनेंस सबसे आगे आता है. कभी कभी आप देखो हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के भी झगड़ा पड़ता है, बट डोंट वरी, यहाँ पे कहीं रेजोनेंस है क्या है, कहीं रेजोनेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. रेजोनेंस की बात नहीं करेंगे. हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव की बात तो और ना करेंगे, क्योंकि इंडक्टिव के लिए कोई ग्रुप नहीं है, और ग्रुप है भी तो उसका जो इफेक्ट है वो कुछ दिखेगा नहीं. तो हाइपर कॉन्जुगेशन बताएगा कि कौन सा जो अल्कीन है ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा अल्कीन कम स्टेबल. ओके, चलो भैया. ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन पता होना चाहिए. तो अल्फा कार्बन तो पता समझ में आ रहा है आपके पास, अल्फा जो फंक्शनल ग्रुप रहा. तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं ये गिनते हैं. जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी. वेरी सिंपल, यही तो बातें पढ़ी थी हमने. कितने 1 2 3 4, कोई कार्बन ही नहीं है भैया. जब कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो लड्डू अंडा अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, इसके पास एक है और ओके एक है ना, दो है. इसके पास क्या है, दो है. एम आई करेक्ट? मैं क्या सही लिखा हूँ? रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. दिस इज हाइड्रोजन ना, वी आर राइटिंग प्रोपीन. हाउ कैन वी कैन राइट लाइक दिस? सॉरी. So we have only one alpha carbon, so we have 3 alpha hydrogen. Then we have 3 plus 3 alpha hydrogen, 6 alpha hydrogen. We have 6 alpha hydrogen. ओ भैया बड़ा मुश्किल हो गया, दो सेम वाले हो गया, अब करें. तो we have something called steric hindrance here. You know that in trans-steric the bulky group, this bulky group is apart, far away, but here the bulky group is very नजदीक. So due to steric hindrance, cis form of alkene क्या होता है, trans form से less stable होता है. Clear? Okay. So आप क्या बोलोगे, ये सबसे कम स्टेबल, फिर थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल, फिर आपका कौन सा ये ज्यादा स्टेबल, फिर इससे ज्यादा ये स्टेबल. आगे बढ़ते हैं. 1 2 3 टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, 1 2 3 4 टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन. दिस इज द मोस्ट स्टेबल. 6-1 इज द मोस्ट स्टेबल अल्कीन. मान लीजिए ना, कभी कभी आपको याद ना हो तो सेजेफ रूल याद रखिए. सेजेफ रूल क्या बोलता है कि द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोस्ट स्टेबल, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज लेस स्टेबल, नो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ये सबसे कम, लीस्ट स्टेबल, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं. ठीक है, सो सेजेफ रूल आपका हेल्प करता है. तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी कि डेल्टा H6 होगा वो सबसे कम होगा. इसके बाद स्टेबल कौन है, ये है, तो इसका डेल्टा H5 होगा. फिर कौन है, ये है, तो डेल्टा H4 होगा, देन 3 होगा, देन 2 होगा एंड देन 1 होगा. 1 सबसे कम स्टेबल है, इसलिए इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा. ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए. इसको समझ लिया है आप लोगों ने, तो इसको नोट कीजिए. फिर हम बात करने जा रहे हैं सबसे सिंपल टॉपिक की, दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. बहुत ही सिंपल है, इससे प्रश्न तो ज़्यादा नहीं आते हैं, बट हमें समझना चाहिए कि आखिर क्या है. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं.
देखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कुछ नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बता दूं और कुछ है नहीं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है कि आपका एसिड और बेस रिएक्शन करता है। जब एसिड और बेस जब कंप्लीट रिएक्शन करता है तो क्या होता है, सॉल्ट बनते हैं, यानी कि सॉल्यूशन न्यूट्रल बनता है। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में है एनर्जी रिलीज होती है। क्या है एनर्जी, क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में, क्या है एनर्जी रिलीज होती है। सो यानी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सो ये जो प्रोसेस है क्या है, एसिड है, एसिड का मतलब H+ है, एक्वस मीडियम, OH है, एक्वस मीडियम, ये क्या बताएगा आपको H2O। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है ये क्या, इसमें एनर्जी आपकी रिलीज होती है और अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज 57.32। दिस इज फिक्स, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज फिक्स। जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, दिस इज 57.32 किलो जूल एनर्जी फिक्स होती है। क्लियर है, इसका आप स्टेटमेंट लिख लो। एंथैल्पी चेंज when 1 gram equivalent of an acid, 1 gram equivalent of an acid reacts with 1 gram equivalent of base to show complete neutralization is called enthalpy of neutralization, तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि जब आपका वन इक्विवेलेंट का मतलब समझे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब समझिए, एक H+ एक OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है। H2SO4 की बात करेंगे तो वहां पे 2 H+ है, पर 2 H+ नहीं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब, अगर H2SO4 1 मोल ऑफ H2SO4 बोला, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बोला, तो दोनों में डिफरेंस है। 1 मोल का मतलब है कि उसमें 2 H+ आएंगे, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब कि एक H+ की बात हम करना है। चाहे आप H2SO4 लीजिए, H3PO4 लीजिए, HCl लीजिए, नहीं, हमें एक H+ की बातें कर रहे हैं। कोई एसिड कौन सा है, नहीं, बात उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें से एक H+ की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट। सिमिलरली यू हैव बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 2 OH नेगेटिव, सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां पे 1 OH नेगेटिव, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वहां पे 3 OH नेगेटिव। अगर तीनों का एक एक मोल लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एक से तो एक ही OH निकलेगा, एक से 2 निकलेगा, एक से 3 निकलेगा। इसीलिए सबको समान रूप से देखने के लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मतलब कि आपको जो जैसा लेना है ले लीजिए, हमको मतलब नहीं है, पर हमको एक OH और एक OH तीनों से मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब। ठीक है, इस तरीके से समझने का तरीका है कि अगर आप इक्विवेलेंट की बात करते हो तो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, जस्टिस कर रहे हो H+ और OH नेगेटिव के साथ, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, कंप्लीट जब न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आता है, दैट इज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, तो इतनी एनर्जी, दिस इज द फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है। बट आप उस नीचे और लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए कि जब आपका बेस और एसिड, salt of weak acid and strong base, salt of strong acid and weak base neutralization reaction करता है, so the energy evolved is less than let me write minus here, sorry, less than this minus 57.32 किलोजूल और minus 57 किलोजूल। ओके, सो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, तो आज के लेक्चर में जो हमें इन सारी चीज़ों को देखा, और जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थे, जैसे ये वाला था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के आधार पे आपको प्रॉब्लम बनाने वाला था, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कि हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके अगले नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।